नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा जो है ये एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, विच मीन्स कि एक परमानेंट बॉडी है, डिसॉल्व नहीं होती लाइक द लोकसभा। तो फर्स्ट जो राज्यसभा थी वो 1952 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और राज्यसभा के अंदर हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। राइट, राज्यसभा में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं आफ्टर एवरी 2 years। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और जैसे ही 3rd ईयर की शुरुआत होती है, 3rd ईयर की शुरुआत में क्या होती है, फ्रेश इलेक्शंस होती है। राइट, तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, जितने मेंबर इलेक्टेड मेंबर्स रिटायर हुए हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, जितने नॉमिनेटेड मेंबर्स रिटायर हुए हैं उनकी जगह पे नॉमिनेटेड मेंबर्स आते हैं। राइट, तो जो सीट्स फिल होती है वो फ्रेश इलेक्शंस के थ्रू और प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशंस के थ्रू फिल करी जाती है एट द बिगनिंग ऑफ एवरी 3rd ईयर। और जो रिटायरिंग मेंबर्स हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, वो री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम्स। कितनी भी बार जो एक मेंबर है वो राज्यसभा का मेंबर बन सकता है, नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राज्यसभा के मेंबर का टर्म ऑफ ऑफिस है ना वो फिक्स्ड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा के मेंबर का टर्म ऑफ ऑफिस फिक्स नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मेंबर का टर्म ऑफ ऑफिस है इसको छोड़ दिया पार्लियामेंट पे, कि जो राज्यसभा के मेंबर का टर्म ऑफ ऑफिस होगा वो डिसाइड करेगी पार्लियामेंट। तो इसके लिए पार्लियामेंट लेकर आई रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने बताया कि जो राज्यसभा के मेंबर का टर्म ऑफ ऑफिस है वो कितना होगा, वो होगा 6 इयर्स। राइट, तो मेंबर का टर्म ऑफ ऑफिस कितना है, 6 इयर्स है। ये कहाँ लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। राइट, तो अब ये जो एक्ट आया था, इस एक्ट में प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि प्रेसिडेंट जो है वो टर्म जो है मेंबर्स का जो टर्म है उसको रिड्यूस कर सकता है जो फर्स्ट राज्यसभा है उसमें। क्योंकि देखो जो फर्स्ट राज्यसभा थी वो कब बनी थी, वो बनी थी 1952 में फर्स्ट राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। राइट, हर 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, तो उस अकॉर्डिंग 1954 में 1/3 मेंबर अब होंगे रिटायर। तो अब फर्स्ट राज्यसभा में अब जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे मेंबर रिटायर किए जाएंगे, तो कौन से मेंबर रिटायर किए जाएंगे, क्योंकि 6 इयर्स का जो टर्म है वो तो किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये इन्होंने जो डिसीजन था ये किस पे छोड़ दिया, ये छोड़ दिया प्रेसिडेंट पे। इन्होंने बोला कि अब यहाँ पे ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट को पावर दे दी कि कौन से मेंबर्स है जिनका टर्म ऑफ ऑफिस यहाँ पे कर्टेल करना है, यानी कि कम करना है। तो जो फर्स्ट बैच था राज्यसभा का, फर्स्ट बैच में ये जो डिसीजन लिया गया रिटायरमेंट का, ये डिसीजन लिया गया बाय द लॉटरी सिस्टम। राइट, तो लॉटरी सिस्टम के थ्रू डिसाइड किया गया कि कौन से मेंबर अब यहाँ पे रिटायर करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रेसिडेंट को भी अथॉरिटी दे दी कि जो प्रेसिडेंट है वो प्रोविजंस बना सकते हैं टू गवर्न द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट, कि जो रिटायरमेंट के ऑर्डर्स दिए गए हैं उनको गवर्न करने का जो पावर था, जो अथॉरिटी थी, वो किसको दी गई, वो दे दी गई प्रेसिडेंट को। राइट, कि राज्यसभा के जो मेंबर्स का रिटायरमेंट हो रहा है 54 के अंदर, ये कैसे होगा, ये होगा लॉटरी सिस्टम के थ्रू। राइट, लॉटरी सिस्टम के थ्रू रिटायरमेंट होगा और रिटायरमेंट से रिलेटेड जो भी ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट है उसको गवर्न करने के लिए जो प्रोविजंस बनाए जाएंगे, वो प्रोविजंस बनाने की अथॉरिटी दे दी गई थी यहाँ पे प्रेसिडेंट को। राइट, नेक्स्ट है लोकसभा का ड्यूरेशन। लोकसभा जो है ये कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है लाइक द राज्यसभा। जो लोकसभा का नॉर्मल टर्म है, नॉर्मल टर्म लोकसभा का 5 साल का है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। जैसे ही लोकसभा की फर्स्ट मीटिंग होती है उसके बाद जो नॉर्मल टर्म है वो 5 साल का होता है आफ्टर द जनरल इलेक्शन। लेकिन आफ्टर जो 5 साल का इनका टर्म है, 5 साल के बाद तो जो लोकसभा है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो ही जाएगी। राइट, लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है किसी भी टाइम पे 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी।
राइट। लोकसभा का नॉर्मल टर्म 5 साल का है। जनरल इलेक्शन के बाद जो पहली मीटिंग होती है उस पहली मीटिंग से लेकर 5 साल का होता है नॉर्मल टर्म, और 5 साल के बाद जो लोकसभा है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन उससे पहले प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है कि 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, और इसको किसी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। हाँ, और ये जो 5 साल का टर्म है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो एक्सटेंशन है वो 1 साल के लिए होती है, राइट। लोकसभा का टर्म एक बार नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, राइट। तो हर साल के बाद फिर से जो है लोकसभा का टर्म एक्सटेंड किया जाएगा जब तक नेशनल इमरजेंसी चल रही है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाती है उसके बाद ये जो एक्सटेंशन है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। विद इन 6 मंथ्स जो है वो फ्रेश इलेक्शंस करवाने होते हैं, राइट। तो लोकसभा का जो टर्म है, नॉर्मल टर्म है, वो कितना है? नॉर्मल है 5 साल का। तो ये जो नॉर्मल टर्म है इसको रिड्यूस भी किया जा सकता है और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। रिड्यूस कौन से केस में किया जा सकता है? प्रेसिडेंट इसको कम कर सकता है, पहले भी डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को 5 साल से पहले। और एक्सटेंड कब होगा? एक्सटेंड होगा नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। एक बार 1 साल के लिए एक्सटेंड होएगा, अगर फिर इमरजेंसी चल रही है तो फिर से 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, और एनी नंबर ऑफ टाइम्स इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है तो विद इन 6 मंथ्स फ्रेश इलेक्शंस करवाने होते हैं, और 6 महीने से ज्यादा फिर इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मेंबरशिप की। पार्लियामेंट की मेंबरशिप लेने के लिए या एक एमपी बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? तो सबसे पहले वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, देन ओथ लेगा वो पर्सन, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ओथ और अफर्मेशन लेगा। और जो एमपी होता है उसको कौन ओथ दिलवाता है? तो एमपी को ओथ दिलवाते हैं जिसको इलेक्शन कमीशन ऑथोराइज करते हैं। जिस पर्सन को इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी देते हैं ओथ दिलवाने की, तो वो पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ओथ दिलवाता है। ओथ क्या होती है? तो ओथ में जो पर्सन है वो स्वेयर करता है टू बी अ ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के प्रति पूरा भरोसा बनाए रखेगा वो पर्सन। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेगा। और राज्यसभा के केस में जो एज है वो है 30 इयर्स, और लोकसभा की जो मेंबर बनने के लिए एज है वो है 25 इयर्स। 30 इयर्स है राज्यसभा की, राइट। मिनिमम एज 30 इयर्स है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज है 25 इयर्स की। इसके अलावा पार्लियामेंट अगर कोई और क्वालिफिकेशन बताता है, प्रिस्क्राइब करता है, तो उस क्वालिफिकेशंस को भी फुलफिल करना होगा। तो यहाँ पे फिर से पार्लियामेंट आया, पार्लियामेंट ने कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस दी इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। क्या क्या क्वालिफिकेशंस, एडिशनल क्वालिफिकेशंस दी इन सब के अलावा, राइट। तो ये क्या थी? पहली तो सिटीजन होना चाहिए, सेकंड ओथ की कंडीशंस थी, और थर्ड था एज क्राइटेरिया, राइट। एज क्राइटेरिया क्या था कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30 चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 होनी चाहिए। और एडिशनल क्वालिफिकेशंस पार्लियामेंट ने क्या दी? एडिशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले पार्लियामेंट ने बोला कि जो एमपी बनने के लिए ही शी मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो पर्सन जो है वो एज ए इलेक्टर रजिस्टर होना चाहिए, राइट। और ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के केस में ही है। दोनों का मेंबर बनने के लिए जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे एज अ इलेक्टर वो पर्सन रजिस्टर होना चाहिए। 2003 से पहले की अगर हम बात करें तो 2003 से पहले क्या होता था कि राज्यसभा की इलेक्शन में जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है तो वो जो कैंडिडेट है वो उसी पर्टिकुलर स्टेट से राज्यसभा का मेंबर बनेगा जिस पर्टिकुलर स्टेट से वो इलेक्टर है, राइट। जिस स्टेट से वो एज ए इलेक्टर रजिस्टर है उसी स्टेट से ही वो पर्सन जो है वो राज्यसभा का मेंबर बनेगा, राइट। लेकिन लोकसभा में क्या है, यहाँ 2003 के बाद जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए इन्होंने कर दिया था कि वो कहीं से भी एज ए इलेक्टर रजिस्टर हो सकता है, राइट। 2006 में
द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस चेंज। तो फिर ये जो चेंज यहाँ पे करी गई थी इसको वैलिड जो था डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, राइट। नेक्स्ट है ही शी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट or scheduled tribe in any state or union territory if he she wants to contest a seat reserved for him। अगर कोई पर्सन रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, इलेक्शन में रिजर्व्ड कैटेगरी के थ्रू आ रहा है, तो वो जो पर्सन है वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में वो मेंबर होना चाहिए, right? He must be a member of scheduled caste or scheduled tribe in any state or union territory, right? किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में वो SC/ST का मेंबर होना चाहिए, तभी वो रिजर्व्ड कैटेगरी से कंटेस्ट कर सकता है लोकसभा या राज्यसभा की सीट के लिए, right? However, a member of SC or ST can also contest a seat for not reserved for him। अब ये तो हमने पहले भी देखा था कि कोई भी ऐसा पर्सन हो जो कि SC या फिर ST कैटेगरी से है, तो वो जनरल जो कैटेगरी की सीट होती है उसके लिए भी, जनरल या फिर जो नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट है उससे भी वो कंटेस्ट कर सकता है, राइट। तो ये बात थी क्वालिफिकेशंस की। नेक्स्ट आती है डिस्क्वालिफिकेशंस। डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन सी कंडीशंस में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डिस्क्वालीफाई होता है। सबसे पहले अगर उसके पास कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो किसी भी स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट के अंडर। हाँ, इसमें जो मिनिस्टर का ऑफिस होता है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता, या फिर कोई और ऐसा ऑफिस जिसको पार्लियामेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा। सेकंड है अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। अगर किसी कोर्ट ने किसी पर्सन को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है कि ये पर्सन पागल है, तो वो भी एमपी की इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता या फिर एमपी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इफ ही शी इज एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है तो उस केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज अ एमपी। नेक्स्ट है अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है या उसने अपनी मर्जी से किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले रखी है या फिर किसी फॉरेन स्टेट को वो फेवर कर रहा है, राइट, तो उस केस में जो पर्सन है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और लास्ट में इन्होंने बोला कि और कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर बताई हुई है, प्रिस्क्राइब करी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी पर्सन जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज एन एमपी, राइट। तो पार्लियामेंट फिर लेकर आई एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस एमपी के लिए इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो पार्लियामेंट क्या डिस्क्वालिफिकेशंस लेकर आई? पार्लियामेंट ने बोला ही शी मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्टोरल ऑफेंस और करप्ट प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन। कोई भी ऐसा पर्सन जिसने इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस यूज करी है या कोई भी इलेक्टोरल ऑफेंस के थ्रू उसको गिल्टी पाया गया है, तो वो जो पर्सन है उसको बाद में डिस्क्वालीफाई किया जाएगा एज अ एमपी, राइट। कोई भी इलेक्शन में उस बाद में पता चला कि ये जो पर्सन है वो इलेक्शन के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू जीत कर आया है, तो उस पर्सन को बाद में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा जब वो गिल्टी पाया जाएगा उसके बाद, राइट। He she must not have been convicted for any offense resulting in imprisonment for 2 or more years। कोई भी ऐसा पर्सन जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए उसको 2 या 2 से ज़्यादा साल की इम्प्रिजनमेंट हुई है, तो वो पर्सन भी एज अ एमपी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बट द डिटेंशन ऑफ पर्सन अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज नॉट डिस्क्वालीफाइड। हाँ, किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर डिटेन किया गया है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। हाँ, कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए 2 या 2 से ज्यादा साल की इम्प्रिजनमेंट हुई है, तो उस केस में उस पर्सन को एज अ एमपी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ही शी मस्ट नॉट हैव fail to lodge on account of his or election expense within the time। within time limit जो भी इलेक्शन पे खर्चा आया है वो उसने नहीं वापस किया, वो उसने जो क्लियर नहीं किया अकाउंट, तो उस केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।
अगर कोई पर्सन किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स या सर्विस में इंटरेस्ट शो कर रहा है तो वो भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जो एक एमपी होता है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वर्क या सर्विस में कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, किसी भी तरह की कोई भी ब्राइब या रिश्वत नहीं लेगा। नेक्स्ट है, ही शी मस्ट नॉट बी अ डायरेक्टर और मैनेजिंग एजेंट nor hold an office of profit in a corporation in which the government has at least 25% share। कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन जिसमें गवर्नमेंट के 25% शेयर है, तो ऐसी कॉरपोरेशन का जो एक एमपी है ना तो वो डायरेक्टर बन सकता है, ना ही वो मैनेजिंग एजेंट बन सकता है। अगर वो ऐसे डायरेक्टर बनता है, ऐसी कॉरपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा बनता है, तो वो एज अ एमपी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, ही शी मस्ट नॉट हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस फॉर करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट। गवर्नमेंट सर्विस के अंदर अगर करप्शन या फिर डिसलॉयल्टी के चलते हुए उस पर्सन को डिसमिस किया गया है, तब भी वो एमपी के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। नेक्स्ट है, ही शी मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, चाहे कोई भी ग्रुप्स हो, तो उनके बीच में अगर वो दुश्मनी को प्रमोट कर रहा है या फिर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, तो उस केस में भी वो एज अ एमपी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ही शी मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स सच एज अनटचेबिलिटी, डॉरी, सती। तो इस तरह की जो सोशल क्राइम्स है, अनटचेबिलिटी, डॉरी या सती, ऐसे सोशल क्राइम्स को प्रैक्टिस करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, राइट। अब जो डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है, उस पे जो डिसीजन होगा वो किसका डिसीजन होगा? वो डिसीजन होगा प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होगा डिस्क्वालिफिकेशन पे वो फाइनल डिसीजन होगा, राइट। तो अब ये जो प्रेसिडेंट ओपिनियन लेगा डिस्क्वालिफिकेशन का, तो इसके लिए वो इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन ले सकता है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन होगा उस पे प्रेसिडेंट बाइंडिंग नहीं होगा, राइट, नॉट बाइंडिंग है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है इनके ओपिनियन पे बाइंडिंग नहीं होता इलेक्शन कमीशन के, राइट। तो जो भी डिसीजन होगा डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा और प्रेसिडेंट का डिसीजन इसमें फाइनल होगा। हाँ, ओपिनियन इलेक्शन कमीशन से ले सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन जो है प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या होता है? दल बदलू, जो पॉलिटिकल पार्टी बाद में बदल देते हैं उसको बोलते हैं डिफेक्शन, राइट। तो ये जो डिफेक्शन का प्रोविजन है ये कहाँ पे है? ये लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में, राइट। तो डिफेक्शन का प्रोविजन कहाँ पे है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ये है 10th शेड्यूल में मेंशन है, राइट। तो डिफेक्शन के अंदर क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है कि अगर कोई भी पर्सन जिस पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होकर आया है वो अपनी मर्जी से उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को छोड़ देता है, तो उस केस में उसको डिफेक्शन के अंडर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट होकर आया है उसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप को बाद में छोड़ देता है अपनी मर्जी से, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर द डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट है, he she votes or abstains from voting in the house contrary to any direction given by his her party। अब कोई भी कैंडिडेट जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो इलेक्ट होकर आया है, अगर वो उसी पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्शंस को नहीं मान रहा, उस पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट दे रहा है, तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टी ने बोला है कि कोई भी मैटर आया है कि उसके फेवर में वोट करना है, लेकिन वो पर्सन उसके अगेंस्ट वोट कर रहा है, या पार्टी ने बोला है कि अगेंस्ट वोट करनी है लेकिन वो फेवर में कर रहा है, या पार्टी ने बोला है कि वोटिंग देनी ही नहीं है लेकिन फिर भी वो वोटिंग दे रहा है, तो उस केस में वो जो पर्सन है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। कोई भी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो जो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर होता है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, राइट। और जो नॉमिनेटेड मेंबर है अगर वो
6 महीने के बाद नॉमिनेटेड मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो नॉमिनेटेड मेंबर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ना तो इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, ना ही नॉमिनेटेड मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, राइट। अब 10th शेड्यूल के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन है, जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो राज्यसभा के केस में ये डिसाइड करेगा राज्यसभा का चेयरमैन, और लोकसभा के केस में इसको डिसाइड करेगा लोकसभा का स्पीकर, राइट। तो 10th शेड्यूल के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशंस है उसको डिसाइड कौन करेगा? राज्यसभा में चेयरमैन डिसाइड करेगा, लोकसभा के केस में स्पीकर डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट इसमें अपना डिसीजन नहीं देगा, राइट। 1992 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया था जिसका नाम था किहोतो होलोहन केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग दी थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो चेयरमैन और स्पीकर का डिसीजन है डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो चेयरमैन और स्पीकर का डिसीजन है उसको जुडिशियली रिव्यू किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, राइट।